जमीन के अंदर मौजूद एक ऐसा खौफनाक प्राणी जो अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी बस्ती को मारकर खाने लगा था। रहीवासियों की बॉडी इतनी अनजान तरीके से गायब हो जाती जो कोई सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तक उस अजीब से जानवर की सच्चाई सभी को पता चलती है तब तक काफी देर हो गई थी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पिछड़े गाँव को दिखाते हुए। वहाँ पर फॉक्स नाम का एक लड़का मैरी से कुछ बातें कर रहा था। पता चलता है कि फॉक्स और मैरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अफसोस वो दोनों एक दूसरे से अब कभी मिल नहीं पाएंगे। अब उसी गांव के अंदर हमें कुछ घर दिखाए जाते हैं जिसके अंदर एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली का मेन मेंबर होता है जो अपने पूरे बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें ला रहा था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है और वो सब अपनी जिंदगी आराम से काट रहे थे। लेकिन अचानक उन सभी को बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं कि उनमें से कुछ लोगों ने तो अपने कान तक बंद कर लिए थे। अब ये चीजें देखकर उस परिवार का मेन सदस्य बंदूक उठा लेता है, यानी वो बाहर जाकर चेक करने वाला था कि आखिर ये चीजें कौन कर रहा है। बाकी बचे हुए मेंबर्स तो घर के अंदर ही छुपे हुए थे। थोड़ी देर तक वो मेन मेंबर बाहर जाकर गन शॉट चलाते रहता है, लेकिन फिर बाद में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया है, पर अचानक छत के ऊपर से फिर से आवाज आई और बीच में छेद होने पर फैमिली मेंबर्स को कुछ दिखाई दिया। वो एक ऐसा विकृत क्रिएचर होता है जिसके लंबे लंबे हाथ मौजूद थे और वो तुरंत ही अंदर घुसकर पूरी फैमिली पर टूट पड़ा। अगले दिन हमें उसी बस्ती के अंदर फॉक्स आता हुआ दिखाई दे रहा था जिसका घर साइड में ही है, लेकिन वो सबसे पहले अपने पड़ोसी के घर पर जाता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि घर के अंदर सभी लोग मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी इतनी बुरी कंडीशन में थी जैसे किसी ने उन्हें मारकर अपनी दुश्मनी निकाली हो। सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई सारे और घरों में ऐसे ही लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। फॉक्स तो एकदम टेंशन में आकर ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं रहा था। पहले तो वो थोड़ा सोचता है कि शायद ये हमारे दुश्मनों का काम होगा जो यहाँ से दूसरे बॉर्डर वाले एरिया पर रहते हैं, लेकिन वो इतने सारे लोगों को मार क्यों रहे हैं और कई लोग तो उस जगह से गायब भी हो चुके थे। अब हमें थोड़ी देर बाद उस पूरी जगह का लीडर जिसका नाम विलियम था अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो तो उन सभी के साथ वेकेशन पर आया था और एक पेड़ के नीचे खाने पीने का इंतजाम करता है, लेकिन तभी उसे दूरी से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो घोड़े पर सवार था। विलियम पहले तो चौकन्ना हो गया कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जब वो पास आया तो पता चला कि ये फौज है। फौज ने तो एक लेटर निकाला और उससे पढ़कर विलियम को सुनाया। उसमें साफ लिखा था कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हम पर हमला करना चाहते हैं और जमीन में कुछ ऐसी खतरनाक चीज है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। विलियम एज अ लीडर इस चीज को सीरियसली लेता है और तुरंत ही अपनी वेकेशन कैंसिल करके रहीवासियों के पास चला जाता है। सभी इस घटना के बाद एकदम डर से गए थे क्योंकि जो हालत स्टुअर्ट और उसके फैमिली की हुई पता चला कि वो उनके साथ भी हो जाए। इसीलिए कई मेंबर्स तो उनकी बस्तियां भी छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्हें अपने दुश्मनों से अब बदला लेना होगा और अपने पकड़े गए रहवासियों को भी छुड़ाना होगा। तुरंत ही एक मिशन कंटिन्यू किया जाता है जिसमें बस्ती के कई सारे लोग शामिल हो रहे थे, यानी उनका एक परफेक्ट ग्रुप बन चुका था जो इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी चीजें जमीन के अंदर चेंजेस हो रही हैं उसके तह तक जाएंगे। अगले दिन हमें वही सारे लोग दिखाए गए जो इस मिशन में आगे बढ़ने वाले थे। उसके अंदर तो विलियम के साथ साथ उसका बेटा डोबी भी था। जॉन और वॉल नाम के दो बहादुर आदमी भी थे। सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस मिशन के अंदर हेनरी नाम का एक ऑफिसर भी जुड़ चुका था। उसके साथ उसके कई सारे सोल्जर्स की टीम होती है जो जल्द से जल्द चाहती थी कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए। अब यहाँ उनकी टीम एकदम परफेक्ट बन चुकी थी, तो सबसे पहले उन्होंने जितने भी मरे हुए लोग थे उन्हें दफना दिया। उन्हें अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि देने के बाद सभी अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। उनका टारगेट था बॉर्डर की क्लोज वाली जगह पर पहुंचना और वहां से अपने लोगों को छुड़ा कर लाना। अब थोड़ी देर तक जब वो सब अपने घोड़े पर ट्रैवल करते रहते हैं तभी अचानक विलियम के घोड़े का पैर जमीन के अंदर धंस जाता है। इससे वो और उसका घोड़ा दोनों ही नीचे गिर गए थे। सभी एक समय के लिए रुकते हैं और उसे उठाते हैं। विलियम को यही लगा कि वहाँ पर कीचड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से पैर स्लिप हो गया, तो वो बिना ज्यादा ध्यान दिए घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कीचड़ नहीं बल्कि किसी इंसान की डेड बॉडी है जो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि नीचे की तरफ कोई तो है जो उस बॉडी को खींच रहा है। यहाँ ट्रेवल करते दौरान अचानक हेनरी की नजर एक आदमी पर गई जो लगातार किसी घोड़े पर बैठने की कोशिश कर रहा था। हेनरी को काफी ज्यादा शक हो गया, इसीलिए उसने तुरंत ही उसके घोड़े पर शूट कर दिया। ये इसलिए ताकि वो अनजान आदमी भाग ना पाए। फिर भी वो आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ऑफिसर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। हेनरी तो उसे काफी मार रहा था और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और क्या तुमने ही इतने सारे हमारे बस्ती के लोगों को मारा है। पर फिलहाल वो आदमी कुछ भी बोलता नहीं। तो अब होना क्या था, हेनरी और उसके सभी ऑफिसर्स उस आदमी को पकड़कर अपने बेस कैंप पर लेकर जाते हैं। वो तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे जिससे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन उगल दे, पर वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे उनकी लैंग्वेज उसे समझ में ही नहीं आती।
देखते ही देखते बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने टेंट बिछाकर एक जगह पर रुकने का डिसाइड किया। पर हमें पता चला कि डोबी, फॉर्ज और विलियम जैसे कई साथियों को हेनरी के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। हेनरी तो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है उस आदमी को टॉर्चर करके, लेकिन ऑफिसर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता है कि इस जगह पर सबसे पावरफुल वही है। हमें तो वॉल नाम का वो ब्लैक आदमी दिखाया गया जो कि फॉर्ज से बात भी कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि एक्चुअल लाइफ में वो क्या काम करते हैं। पता चला कि वॉल हेनरी नाम के उस ऑफिसर का शेफ है, यानी वो उसके लिए खाना बनाता है। वॉल को शहर में उसके कलर और रंग के कारण काम नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ पर आकर ऑफिसर के लिए काम करता है। फर्ज तो काफी निराश हो रहा था कि शहर में भी इस तरीके के कलर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। फर्ज ने भी अपने सबसे पहले प्यार मैरी के बारे में बताया, जिसका एक सिर्फ ब्रोच ही उसके पास मौजूद है। लेकिन मैरी आखिरकार कहाँ चली गई इसके बारे में फर्ज नहीं बताता। यहाँ ऑफिसर के उस साथियों ने अनजान आदमी को मारकर बाहर बांध दिया था। वो तो दर्द के मारे काफी चिल्ला रहा होता है। तब जाकर वॉल उसे खाना खाने के लिए देने चला जाता है, जो कि हेनरी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन फर्ज यहाँ पर हेनरी के अगेंस्ट होता है और दोनों में तो लड़ाई भी होने लगी थी। पर सही समय पर विलियम उस जगह पहुंचकर उन्हें छुड़ा देता है। अब यहाँ उन सभी के सोने का समय हो चुका था, तो हेनरी ने अपने कुछ साथियों को वहाँ पर खड़ा किया जो टेंट के चारों तरफ नजर रखेंगे और अगर किसी पर भी शक हुआ तो उन पर शूट करने की पूरी अनुमति दे दी थी उसने। यानी यहाँ पर भी ऑफिसर हेनरी एकदम बेरहम हो चुका था। बाकी मेंबर्स सोने के लिए चले जाते हैं और कुछ ऑफिसर्स आसपास पहरा दे रहे थे। तभी अचानक एक ऑफिसर को कुछ आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे जब उसके पास जाता है तो पता चला कि उसका वो दूसरा मेंबर ड्रिंक करके पड़ा हुआ है। उसे पूरी तरीके से नशा हो गया है और वो तो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। वो ऑफिसर बाद में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, पर तभी फिर से कुछ आवाज आई जो चारों तरफ गूंजने लग जाती है। इस बार ऑफिसर अपनी बंदूक उठाकर देखता है कि क्या मौजूद है यहाँ पर, और अगले ही मोमेंट में एक अजीब सी चीज जमीन के अंदर से निकलती है और उसने सीधा उस ऑफिसर पर झपट्टा मार दिया। उस ड्रंक ऑफिसर को भी वो अपने साथ खींच कर लेकर चली जाती है। पूरी रात उन ऑफिसर्स के चिल्लाने से भर गई थी। सुबह होने पर जब सभी उठ गए थे तो हेनरी को अपने कुछ सोल्जर्स मिल नहीं रहे होते हैं। वो तो अचानक से कहीं गायब हो गए हैं, जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा है। हेनरी तो सीधा आकर उस अनजान आदमी को ही मारने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि इसने ही सब कुछ किया है। लेकिन वो अनजान आदमी भीख मांगता है कि उसे कुछ नहीं पता। कई देर तक ऑफिसर जब उसे टॉर्चर करते हैं तो विलियम और फर्ज वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने ऑफिसर हेनरी को दूर हटाया और कहा कि इसे कुछ नहीं पता। तुम्हें अगर इतना ही जानना है तो जाकर असली प्रूफ लेकर आओ, जिससे क्लियर हो जाए कि इसने ही हमारे लोगों को मारा है। हेनरी भी बाकियों के इस बिहेवियर से काफी गुस्सा हो जाता है। उसने तो अपने सारे रिसोर्सेस उनके साथ शेयर करने से मना ही कर दिया। यानी अब विलियम, फर्ज और वो सभी लोग जो अच्छाई के साथ थे, उन्हें शायद थोड़ी दिनों के लिए भूखा रहना पड़े। अब यहाँ विलियम की टीम, जिसमें कई सारे अच्छे लोग थे, वो जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। वो एक गड्ढा बहुत अजीब तरीके से बना था और सेम इसी तरीके का पैटर्न उन्हें अपनी बस्ती में दिखा था जब वहाँ फैमिली के साथ वो हादसा हुआ था। जरूर इसका कुछ न कुछ तो रिलेशन है। इसी वजह से विलियम, फर्ज, डोबी और जॉन निकल पड़े थे अपनी मिशन पर। यानी वो अलग अलग होकर इन सारी क्लूज का पता लगाएंगे। उन्होंने तो अपने साथ घोड़े और कई सारी रिसोर्सेस ले लिए थे ताकि आगे उन्हें कुछ परेशानी ना हो। फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए रात के समय वो एक जगह पर रुक जाते हैं। पर जैसे ही वो अपना सामान बाहर निकाल रहे थे, उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। सभी एकदम चौकन्ना होकर उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला ये तो वॉल है। यानी वॉल हेनरी की टीम को छोड़कर उनके पास आ चुका है। विलियम की टीम उसे एक्सेप्ट कर लेती है और सुबह होते ही वो निकल पड़े थे अपनी जर्नी पर। कई जगहों पर उन्हें जमीन पर वही गड्ढे दिखाई दे रहे थे, यानी वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और उन सभी को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि उनका मुकाबला किससे होने जा रहा है। धूप बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए सभी लोग बैठकर थोड़ा टाइम पास करते हैं। डोबी तो कई सारे स्टोन्स यहाँ से वहाँ मार रहा था और उन्हीं में से एक स्टोन पेड़ के पास चला जाता है। जब वो पेड़ के पास पहुंचा स्टोन उठाने के लिए, तो वहाँ पर उसे किसी के ब्लॉन्ड हेयर्स दिखाई दिए जो जमीन में से निकल रहे थे। वो हेयर जब वो निकालने की कोशिश करता है तो पता चला कि वहाँ पर कोई तो मौजूद है। डोबी सभी को वहाँ पर बुलाता है और वो अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे। जब थोड़ी मिट्टी हटाई गई तो सभी के सभी दंग रह गए, क्योंकि वहाँ किसी की लेडी की आंखें दिखाई जाती हैं, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही वो छोटी हो गई थी। यानी जमीन के अंदर एक जिंदा लेडी को दफना दिया गया है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उनमें से किसी को नहीं समझ रहा था। पर फिलहाल वो उस लेडी को जैसे तैसे जमीन में से निकालते हैं। फिलहाल तो उस लेडी की बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं कहीं पर देखकर लगता है कि वो जिंदा है।
अब विलियम ने डिसाइड किया कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि कुछ पता लगा सके। कई लोगों को तो डर भी लग रहा था कि ये कहीं काला जादू तो नहीं है, पर विलियम प्रोसेस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। उन्होंने उस अधमरी लेडी के ऊपर एक कैप रख दिया और घोड़े पर सवार होकर उसे लेकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। उस पैरालाइज लेडी को गांव ले जाने का काम डोबी को दे दिया गया था। वहीं बाकी सब उस जगह पर और छानबीन करने के लिए फॉरेस्ट वाले इलाके में चले जाते हैं। अचानक अब उन्हें फिर से कुछ आवाज आई जिससे सभी एकदम तैनात हो जाते हैं। पता चला कि सामने की तरफ एक आदिवासी आदमी मौजूद है जो वहाँ पर शायद शिकार करने के लिए आया था। अब ये चीजें फर्ज जैसे ही देखता है तो उसने उसके ऊपर शूट कर दिया, लेकिन जॉन और विलियम इससे खुश नहीं थे और वो फर्ज को नीचे गिरा देते हैं। ये इसलिए क्योंकि आदिवासियों की पूरा झुंड यहीं पर होगा और अगर उन्हें ऐसा लगा कि हम उनके लिए खतरा हैं तो वो हम पर हमला कर देंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अकेला आदिवासी वहाँ से भाग निकला और अब शायद उनकी पूरी टीम की जान खतरे में पड़ ही जाएगी। दूसरी तरफ डोबी उस पैरालाइज पड़ी हुई लेडी की बॉडी उठाता है और जमीन पर रख देता है। कई देर तक वो उसे देख रहा था जैसे कि उसे प्यार हो गया हो और अब पता चला कि वो उस लेडी को लिप किस करने लगा है। लेकिन इस चीज पर उस लेडी की बॉडी रिएक्ट करती है। उसके पैर हिलने लगे थे और हाथ में भी मूवमेंट दिखाई दे रही थी, यानी वो सच में जिंदा है। सिर्फ उसके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिससे वो पैरालाइज हो गई है। वहाँ फॉरेस्ट में फर्ज को काफी चोट लगी होती है और सभी एकदम चौंकने वाले तरीके से आगे बढ़ रहे थे। फिर भी यहाँ उन सभी को फॉरेस्ट वाले रास्ते से ही आगे बढ़ना था क्योंकि उसके अलावा कोई निकलने का वे ही नहीं होता। अब तो उन्हें आदिवासियों की भी आवाजें सुनाई देने लग गई थी जैसे उनका ग्रुप पास आ रहा है। वो सब बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे कि हमला किस तरीके से होगा। तुरंत ही अब वहाँ पर जितने भी आदिवासी थे जो अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्होंने अपने बनाए गए हथियार से हमला करना स्टार्ट किया। पहली गोली सीधा आकर जॉन के गले पर लगती है और वो गिरकर मर जाता है। बेचारे उन घोड़ों पर भी हमला किया गया जिसमें वॉल का घोड़ा उसके ऊपर ही गिर गया था। वॉल के पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगती है। विलियम और फर्ज जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं और वॉल को बचाते हैं। उन्होंने भी पलटवार तो कर दिया था लेकिन ये साफ है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं। वो आदिवासियों के सामने नहीं टिक पाएंगे। जॉन मर चुका था, इसीलिए वो तीनों कैसे भी करके साइड में चले जाते हैं। उन्होंने तो मरने की भी एक्टिंग की लेकिन इससे कुछ होता नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन में हम फंस जाएं जहां फॉरेस्ट के अंदर कई आदिवासी आ चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि आप उनके दुश्मन हैं, तो फिर हम जान कैसे बचाएंगे? ये टेक्निक तो पता होनी चाहिए। सबसे पहले उन आदिवासियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो उनके दुश्मन नहीं है। अब कोई भी बाहर की कॉलोनी वाले अगर आदिवासियों के एरिया में घुसेंगे तो वो गुस्सा होंगे ही। आदिवासियों को ऐसा लगता था कि ये हमारी कॉलोनी पर कब्जा करने आया है, क्योंकि पूरे वाइल्ड लाइफ में ऐसा ही होता है। एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता था अपना पेट भरने के लिए भी और अपनी पूरी कॉलोनी को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी। भले ही आप आदिवासियों का लैंग्वेज नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी उनसे इशारों में बात की जा सकती है। तो ये दिखाए गए कुछ सिंबल्स हैं जो स्टैंडर्ड वे में सारे आदिवासी जानते हैं। अगर इनके बारे में भी हम पढ़ लें तो उनसे बातचीत की जा सकती है और इन चीजों के साथ आपको उन्हीं की तरह थोड़ा बिहेव करना होगा, जिससे उन्हें श्योरिटी हो जाए कि आप उन्हीं की प्रजाति के हो। भूल कर भी उन पर पलटवार करने की कोशिश न कीजिए जैसे विलियम और उसके साथियों ने की। और अब उनकी हालत ऐसी है कि वो सब मरने की कगार पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी और डूबी आग जलाकर उस लेडी की पैरालाइज बॉडी के साइड में सो रहा था। उसे तो नींद ही नहीं आती और वो बार बार उस लेडी को देखता रहता है। लेकिन तभी उस लेडी की बॉडी अचानक रिएक्ट करने लगी। पता चलता है कि जमीन के अंदर से वही अजीब सा क्रिएचर बाहर निकल गया है और उसने इस बार डूबी को पकड़ लिया है। सबसे पहले वो अपने नुकीले नाखून से डूबी के गले पर एक वार करता है। पता चला कि डूबी के गले से व्हाइट सब्सटेंस निकलने लगे हैं जो उसकी बॉडी को धीरे धीरे एकदम पैरालाइज बना रहे थे। यानी कि क्रिएचर ने डूबी को जान से नहीं मारा बल्कि उसे अधमरा छोड़ दिया। यानी अब साफ था कि डूबी अपने आप को हिला नहीं सकता और ना ही यहाँ से भाग सकता है। सेम ऐसा ही गले पर घाव उस लेडी के भी गले पर दिखा गया था, यानी उसके ऊपर उसी क्रिएचर ने हमला किया था। अब उस खतरनाक क्रिएचर ने डूबी को पकड़ा और उसे लेकर पेड़ के पास चला गया। डूबी बेचारा चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसे एक गड्ढे में फेंक कर क्रिएचर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, यानी वो उसे जिंदा ही दफना रहा है और पता नहीं इसके साथ क्या करेगा। डूबी अपनी सिर्फ उंगलियां ही हिला पा रहा था और बाकी कुछ नहीं, और लगता है कि उसकी हालत वैसे ही होने वाली है जैसा कुछ समय पहले उस लेडी की थी। यहाँ फॉरेस्ट में फिलहाल तो फर्ज, विलियम और वॉल ही बचे हुए होते हैं, लेकिन सही सलामत यहाँ से निकलकर उन्हें सच्चाई पता ही करनी है। इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उस फॉरेस्ट से जिंदा निकलने के लिए विलियम के पास एक टेक्निक थी। उसने तुरंत ही कुछ ऐसे पौधे जमा कर लिए जिसे जलाने पर जहरीली गैस निकलती, और अगर वो इसे बड़े पैमाने पर फैला दे तो शायद वो आदिवासी यहाँ आएंगे ही नहीं। सेम ऐसा ही किया जाता है और बड़े पैमाने पर आग लग गई थी। तीनों को अब मौका मिल गया तो वो घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं वहाँ से दूर। यानी विलियम का प्लान एकदम कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी उनकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें जमीन के अंदर रहने वाली उस खतरनाक परजीवी का पता लगाना
था जो उनकी कॉलोनी को खत्म कर रहा है। कई देर तक ट्रेवल करने के बाद जब रात हो गई तो वो एक जगह पर रुककर सुबह होने का इंतजार करते हैं। अब बातों ही बातों में फर्ज विलियम से उन सारी कॉलोनी वाले लोगों के बारे में बात कर रहा था जो रातों रात गायब हो चुके थे और वापस कभी नहीं लौटे। तब जाकर विलियम कहता है कि उनमें से सिर्फ एक ही लेडी थी जो वापस लौट कर आई, लेकिन वो दूसरी कॉलोनी की थी और कहा गया कि वो पूरी तरीके से पागल हो गई है। उससे कुछ भी पूछा जा रहा है तो वो उसका जवाब ही नहीं देती। फर्ज का मानना था कि शायद वो उसके पास जाकर कुछ न कुछ तो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें आराम करने की जरूरत थी, तो इसलिए विलियम जग जाता है पहरा देने के लिए। चारों तरफ जब वो गन लेकर घूम रहा था तो अचानक वो गायब हो गया। वॉल भी वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फर्ज की जब नींद खुली तो वो एकदम से डरा हुआ था क्योंकि उसके साथी वहाँ पर नहीं थे। थोड़ी देर में वॉल पहुंचकर यही बताता है कि उसे विलियम कहीं नहीं दिखाई दे रहा। झाड़ियों में से फिर कुछ आवाज आती है और दोनों ही चौंककर उसकी तरफ जाने लगे, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि विलियम की लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई दी और फर्ज और वॉल एक जलती हुई मशाल लेकर उसके पास जाने लगे। जैसे उन्होंने जलती मशाल को विलियम की तरफ फेंका तब जाकर उस खतरनाक क्रिएचर का चेहरा सामने आता है। इतने बड़े बड़े नाखून और दांत जो पूरे इंसान को खाकर खत्म कर दे। वो क्रिएचर पूरी कोशिश कर रहा था कि विलियम के पैर को पकड़कर खींचना स्टार्ट करे, लेकिन वॉल ने अपनी गन निकाली और सीधा शूट करने लगा। गन की आवाज सुनकर क्रिएचर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। विलियम के पास जब वो लोग आते हैं तब वो अपने गले पर वही निशान दिखा रहा था जो क्रिएचर ने बनाया है। यानी अब डर इसी बात का है कि कहीं विलियम भी पैरालाइज ना हो जाए। विलियम ने तो बताया कि वो अपने हाथ और पैरों को महसूस करना बंद कर रहा है, जैसे कि उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल ही नहीं है। यानी अब उनके पास समय बहुत कम बचा था अपने सवालों के जवाब पता करने के लिए। जैसे तैसे वो सब अपने घोड़े पर बैठकर उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ पर वो दूसरी कॉलोनी थी और उस जगह पर भी लोग बड़े पैमाने पर गायब हुए थे। अब थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जो अकेली बैठी हुई थी। चारों तरफ एकदम सुनसान एरिया था, इसीलिए वो सब उसके पास जाते हैं। बाद में विलियम खुद बताता है कि ये वही लेडी है जो उन खतरनाक चीजों से बच कर आई थी, लेकिन उससे बातचीत करके कुछ फायदा नहीं क्योंकि वो कुछ बताने नहीं वाली। फिलहाल तो वो तीनों उसके पास चले जाते हैं और लेडी से कई बातें पूछते हैं। उसका नाम लीना था जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो तो अपने गले पर लगे हुए निशान को भी दिखाती है कि क्रिएचर ने जो जमीन के अंदर रहता है उसने उसके ऊपर हमला भी किया था, लेकिन जैसे तैसे वो बच गई और यहाँ आ गई। सभी उसकी बात को ध्यान से सुनने लगे थे और तब जाकर लीना एक डार्क सच्चाई बताती है। उसने उस क्रिएचर के बारे में बताया जो सालों से धरती के अंदर मौजूद है। ये तब की बात थी जब पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। लीना का मानना होता है कि वो जो भी क्रिएचर है इतना खौफनाक था कि सबसे पहले वो अपने शिकार को पैरालाइज करता था, फिर वो जमीन के अंदर उसे दफना देता था जिससे कि बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही उसे खाने में आसानी होती थी। बड़े बड़े डायनासोर से लेकर कई सारे जीव उसके हाथों मारे गए हैं और अब इस जमाने में वो इंसानों को खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है। लीना को जब पता चला कि विलियम के भी गले पर वो निशान है तो वो कहने लगी कि तुम भी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाओगे, और जो पैरालाइज एक बार हो जाता है तो उसकी लोकेशन वो क्रिएचर जल्दी ढूंढ लेता है। यानी कि अब उनके पास सच में टाइम बहुत कम है। इस वजह से फर्ज और वॉल ने डिसाइड किया कि वो उस जगह पर जाएंगे जहाँ दूसरी कॉलोनी थी। वो तो लीना को भी अपने साथ ले लेते हैं और घोड़े पर बिठाकर आगे बढ़ते हैं। विलियम की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और वो अनकॉन्शियस होने लगता है। अब उन्हें दूसरी कॉलोनी का एक फ्लैग दिखाई दिया तो वो उस जगह पर रुक जाते हैं थोड़ी छानबीन करने के लिए, पर लीना कहती है कि हमें एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। गलती से भी अगर क्रिएचर ने हम पर हमला किया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फर्ज और वॉल रुकने का डिसाइड कर रहे थे और अगली सुबह वो निकलेंगे। यहाँ पता चला कि विलियम की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, सिर्फ उसकी उंगलियां ही हिल रही थी। भले ही उन लोगों ने मशाल जला कर रखी होती है, पर अचानक लीना को सेंस हुआ कि क्रिएचर उसके पास आ रहा है। धीरे धीरे सभी चौकन्ना हो गए और झाड़ियों के अंदर तो एक से कई ज्यादा क्रिएचर दिखाई देते हैं, यानी कि अब वो विलियम को ले जाने आए हैं। विलियम भी अपनी गन निकालता है ताकि वो शूट कर सके। फर्ज भी उसकी मदद तो कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा पैनिक होने के कारण एक गोली गलती से वॉल के पैर में लग जाती है। वॉल भी बेचारा वहीं गिरकर तड़पने लगा था। इतनी ज्यादा गोलियां चलाने के बाद क्रिएचर तो दूर चले गए थे, लेकिन विलियम अपनी जान की भीख मांग रहा था कि उसे खत्म कर दो। लेकिन उसके दोस्त उसका साथ देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। विलियम की बॉडी से खून टपक रहा था जो जमीन पर गिरता है, यानी उन क्रिएचर्स को उसकी लोकेशन पता चलती रहेगी।
वो सभी अब घायल पड़े हुए वॉल और विलियम को जब आगे लेकर जा रहे थे तभी फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ ट्राइब के लोग मिल गए। उन ट्राइब वालों के पास हथियार भी थे जिससे उन लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया। फज यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, इनफैक्ट हम उस प्राचीन क्रिएचर को ढूंढ रहे हैं जो जमीन के अंदर रहता है और लोगों को मार रहा है। ट्राइब के लोग इन चीजों को समझ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे उनकी नजर घायल पड़े हुए विलियम पर पड़ी और उन्हें पता चलता है कि उसके गले पर वो निशान है तो तुरंत ही ट्राइब वाले समझ गए। वो तो साइड में से एक अजीब सी मछली का जाल निकालते हैं और कहते हैं कि उसे घाव पर लगा लो, उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर उनकी भाषाएं कुछ ऐसी थीं जो किसी को नहीं समझ में आती। विलियम को तो लगने लगा कि ये हम पर हमला करना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर खा लेंगे, इसीलिए वो गन लेकर सीधा उन पर फायर करता है। इससे ट्राइब वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो भी पलटवार करने लगे। विलियम नीचे गिर गया था, इसीलिए ट्राइब वाले पकड़कर उसे लेकर भाग जाते हैं। उनके कुछ सामान भी नीचे गिर गए थे जिसे फज बाद में उठाकर देख रहा था। वो तो एक अजीब तरीके का जाल होता है जिस पर कई सारी चीजें लगी गई थी। जैसे ही फौज की नजर उस बैच पर पड़ी जो उसने मैरी को दिया था तब जाकर वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि उसे इतना अंदाजा लग चुका था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड मैरी मर चुकी होगी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे बदला लेना था, तो फौज अकेले ही निकल पड़ा गन लेकर फॉरेस्ट में कुछ आवाजों का पीछा करते हुए। सबसे पहले उसकी मुलाकात तो ट्राइब के एक आदमी से होती है जो उस पर टूट पड़ा, लेकिन फौज के हाथ में जो गन थी उससे वो उसे घायल करके साइड में कर देता है। जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो फर्ज वहां चला गया। पता चला विलियम उस जगह पर मौजूद है और उसका चेहरा तो एकदम बेकार बन गया है। विलियम घायल अवस्था में यही कहता है कि उन लोगों ने मुझे कोई लिक्विड पिलाई, ये एक ऐसा लिक्विड है जिससे उसे बेहोशी हो रही है। पर अचानक विलियम ने फौज की गन उठाई और सीधा फायर करने लगा। एक गोली तो गलती से फौज को लग जाती है और बाद में पता चला कि उस जगह पर एक और आदमी हमला करने आ रहा था। पर अफसोस की बात ये होती है कि इतनी आवाज सुनकर जमीन में मौजूद वो सारे क्रिएचर एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पर अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी तादाद में क्रिएचर जमा होने लगे थे। फर्स्ट तो उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पड़े हुए एक जाल के अंदर उसका पैर फंस गया। बेचारा वहाँ से हिल भी नहीं सकता। हर एक क्रिएचर जो इतना खौफनाक था वो घायल पड़े हुए विलियम के पास आते हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े करके खाने लग जाते हैं। यानी कि अब विलियम को बचाना एकदम से नामुमकिन है। एक क्रिएचर तो खून की सुगंध सूंघते हुए फौज के पास बढ़ता है। फौज बेचारा पीछे तो हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक हाथ फिर एक जाल के अंदर फंस जाता है। पर वो ऐसे तो नहीं मरने वाला था, इसीलिए वो जाल को उठाकर उन क्रिएचर को मारने लगा। क्रिएचर्स इतने ज्यादा खौफनाक बन चुके थे कि अब वो डायरेक्टली हमला करते हैं, जबकि उनका मेन अटैक था कि दुश्मनों को पैरालाइज करके उसे बाद में तड़पा कर मारना। वहाँ विलियम की पूरी बॉडी अलग अलग भागों में बट गई थी, यानी वो कब का मर चुका होता है। लेकिन फौज हार नहीं मानता और जो भी उसके हाथ में आ रहा था वो उससे मारते जाता है। वहाँ पर कई नुकीली लकड़ियां रखी गई थी, तो वो उसे उठाकर क्रिएचर की बॉडी में घुसा देता है। एक को वो मार रहा था तो जमीन से दूसरा निकल जाता है, यानी इन क्रिएचर्स की तादाद कभी भी कम नहीं होने वाली। एंडिंग तक फौज जितनी भी उसके अंदर जान बची हुई थी वो उनसे लड़ता रहा। विलियम के पास जाकर जब वो उसका पैर पकड़ता है तो पैर टूटकर उसके हाथ में आ गया था, लेकिन फिर भी वो विलियम को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। फौज ने तो अकेले इतने सारे क्रिएचर को मार दिया था और अच्छी बात ये हुई कि दिन का समय हो जाता है। सूर्य की रोशनी जैसे क्रिएचर की बॉडी पर पड़ती है तो वो जलने लगे थे। यही रीजन की वजह से वो ज्यादा टाइम जमीन के अंदर रहते हैं। फौज बेचारा विलियम की बॉडी को एक जगह रखता है और अपने बाकी दोनों साथियों के पास आता है। फौज ने लीना और वॉल दोनों को ही सब कुछ बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से समझ गया है कि क्रिएचर्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। शायद वो अपनी बची हुई टीम के साथ और भी अच्छा प्लान लेकर आएगा उन्हें खत्म करने के लिए। पर फिलहाल हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।